साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। देखिए 1 घंटे लग गया इसे पढ़ाने में 1 घंटे लग गया, लेकिन लगता है इतना टाइम तो लगता ही है, क्योंकि हमने बहुत सारा चीज़ें बताई हैं आपको, तो टाइम लग जाता है। और आज हम लोग अभी क्या करेंगे? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कल वाली क्लास में हम लोग पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, पूरा का पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन, वो भी मैं पूरा नोट से पढ़ाऊंगी। ठीक, उसके बाद हम लोग पूरा म्यूटेशन और फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। फिर एक लेक्चर में हम लोग लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और फिर पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो लगभग 3 लेक्चर, आज के बाद 3 लेक्चर्स लग जाने हैं मेरे ख्याल से। और अगर मैं नोट्स बना के पढ़ाऊँ तो, और आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी देखे हैं और जहाँ जो लोग जेनेटिक्स को 1-1 महीने तक पढ़ाते हैं, है ना, एक-एक छोटी-छोटी चीज़, एक क्लास में मेंडल का एक लॉ बताया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया, ऐसे ऐसे करके। ऑल्दो टैलेंटेड टीचर होते हैं, लेकिन पढ़ाने का सबका जो है ना, वो अपना अलग अलग है। वो कितना डिटेल लेके जा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कितनी स्पीड है, क्या है, सब कुछ मैटर करता है। लेकिन हमें पता है कि हम जेनेटिक्स अगर 1 महीने में पढ़ेंगे तो फिर और कहाँ से क्या 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 पढ़ पाएंगे। और इसका मैं आपको 3-4 वन शॉट का भी वीडियो है हमारे पास, 4 से 5 वीडियोज़ है, 1-1 घंटे का है, उसको मैं अपलोड करवा दूंगी ना, तो वो आप वो भी देख लोगे ना, तो भी मोर देन सफिशियंट पढ़ा है मैंने, यही सब चीज़ें पढ़ाई हैं। ठीक है, मोर देन सफिशियंट है, तो वो भी हम ऐड करवा देंगे। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या कहता है? इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या कहते हैं इसको। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, इसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, या फिर इसको हम यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, या फिर इसको हम नॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं, नॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। या तो फिर इसको हम कहते हैं ऑर्गेनलर इनहेरिटेंस। ऑर्गेनलर इनहेरिटेंस क्यों? क्योंकि दैट इज शोन बाय, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज शोन बाय 2 सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर्स, 2 सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर्स, जिसको आप कहते हो, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है प्लास्टिड। एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है प्लास्टिड। मतलब कभी भी आपसे पूछ दिया माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस किस टाइप के इनहेरिटेंस में आएगा, तो आपको कहते हो दैट इज, यू कैन से कि ये एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। प्लास्टिड किस टाइप के इनहेरिटेंस में आएगा, तो ये भी क्या है, ये एक आप कह सकते हो कि ये एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ रही है। अब हम देखेंगे कि ये एक्चुअली में क्या है। अकॉर्डिंग टू मेंडल अगर हम बात करें, छोटा सा मैं यहाँ पे चार्ट बना रही हूँ, समझिए। मेंडल का भी ये भी डिवीजन है। अकॉर्डिंग टू मेंडल अगर हम बात करें, तो मेंडल ने कहा था कि एक बात इन्होंने बताई थी कि जो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस का मतलब, अरे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, तो हम कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ न्यूक्लियर जीन के बारे में बताता है। इन्होंने कहा था न्यूक्लियर जीन का इनहेरिटेंस होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज थी इनहेरिटेंस बाइपेरेंटल होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियर जीन की बात किए थे, तो उनको ये लगा कि इनहेरिटेंस तो बाइपेरेंटल तो होगा ही। बाइपेरेंटल होता है, मदर फादर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं या कुछ ऐसे भी जीन्स हैं जो कि न्यूक्लियस में नहीं होते, जो कहाँ होते हैं, साइटोसॉल में होते हैं। और ऑब्वियसली साइटोसॉल में जीन का मतलब, साइटोसॉल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जिनके पास डीएनए होगा। और वो कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है, इन्हीं के पास डीएनए है। तो जो चीज साइटोसॉल से मतलब साइटोसॉल में जो जीन्स हैं, उनका इनहेरिटेंस ऑब्वियसली फादर से नहीं होगा, वो मदर से ही होगा। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, फिर भी देखिए इसको एक बार देखते हैं। ठीक है, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे,
अकॉर्डिंग टू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक, क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक जीन, और ये होता है मैटरनल, केवल मदर के द्वारा जाता है, वाया मदर ओनली, ठीक है, मदर ओनली, दैट इज यूनिपेरेंटल। ये यूनिपेरेंटल, इसमें फादर का कोई रोल नहीं है। ओके, चलिए इसको डिटेल देखें, इसको डिटेल देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। डिटेल इसका ये है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या क्या प्रोसेस होती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम कहेंगे कि फादर ने अपना क्या दिया, स्पर्म, ये फादर का स्पर्म है और ये मदर का ओवम या सेकेंडरी oocyte है, ठीक, और फादर का ये न्यूक्लियस है, ये मदर का न्यूक्लियस है। ओके, आफ्टर जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना, तो सपोज करिए कि दिस इज व्हाट द जाइगोट, मैं इसी कलर से बना दूं ना, जाइगोट बना, तो ये हम कहेंगे ये जाइगोट है, और जाइगोट में इनका भी न्यूक्लियस आया है, इसका फादर ने अपना न्यूक्लियस यहाँ पे डोनेट करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो यही होता है। तो ये न्यूक्लियस ऑफ फादर है, ये न्यूक्लियस ऑफ मदर है, तो हम कहेंगे कि ये 2n हो गया, जाइगोट है। अब बताइए आप जाइगोट में क्या है, हम कहेंगे इस जाइगोट में है न्यूक्लियस ऑफ फादर, ठीक, लेकिन न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म ऑफ मदर, मतलब फादर का तो बस न्यूक्लियस है, मदर का न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है। अब मान लीजिए कि अगर ये कोई एनिमल सेल है, तो इस एनिमल सेल में मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, एनिमल सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन तो है ना, डीएनए तो है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया तो आएगा ना, मदर का ही माइटोकॉन्ड्रिया तो रहेगा हमारे अंदर, हमारे आपके अंदर, या पूरे ह्यूमन बींग्स, ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा इंसान है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो किसने दिया है, वो मदर ने दिया है। एम आई क्लियर विद दिस? और उस माइटोकॉन्ड्रिया पे आप लोग अगर थोड़ा सा पॉलिटिक्स में एक्टिव हो, छोड़िए उसकी बात, जाने दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई जीन है, ठीक है, और उसकी वजह से कोई कैरेक्टर है, तो वो किसकी वजह से है, वो तो मदर की वजह से है ना। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम लोग मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। और मैटरनल, और मान लीजिए अगर ये कोई प्लांट सेल है, अगर ये कोई एनिमल सेल ना होकर प्लांट सेल हुआ, तो प्लांट में प्लास्टिड भी होगा, क्या होगा, प्लास्टिड भी होगा। हम कहेंगे कि प्लांट में ये प्लास्टिड भी है, तो ये प्लास्टिड भी किससे आया, ये मदर से ही आया है, इसका इसमें भी डीएनए है ना, तो ये प्लास्टिड है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, ये प्लास्टिड है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये आया किससे, हम कहेंगे कि इस टाइप के इनहेरिटेंस को मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब साइटोप्लाज्मिक क्यों कहा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में है ये जीन, है ना, साइटोप्लाज्म में है, तो हम कह देंगे कि जो जाइगोट है उसके पास साइटोप्लाज्म तो मदर का ही है ना, ठीक। तो मेरे और आपके अंदर सेल के अंदर, मेरे आपके सेल के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्म है वो मदर से आया है। फादर ने हमें बस स्पर्म डोनेट, मतलब यू कैन से फादर ने हमें बस स्पर्म से न्यूक्लियस डोनेट करा है। बाकी हमारे आपके अंदर जो भी न्यूक्लियर जीन तो हमारे मदर फादर दोनों का है। हमारे अंदर जो न्यूक्लियस है, मेरी और आपकी हर एक सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें फादर और मदर दोनों के जीन्स हैं, कंट्रीब्यूशन इक्वल है लगभग। लेकिन हमारे सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है और सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, या हम कह सकते हैं सेल के अंदर कोई जीन्स है, तो वो हमें मदर से मिला है। इस टाइप के इनहेरिटेंस को कहते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। और ये इनहेरिटेंस कैसा है, यूनिपेरेंटल है। दैट इज यू कैन से कि ये यूनिपेरेंटल है, मतलब मैटरनल है। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कैसा होता है, पेरेंटल होता है, मतलब बाई पेरेंटल होता है ना। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कैसा है, बाई पेरेंटल होता है, जबकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यूनिपेरेंटल होता है। किस जीन का इनहेरिटेंस होता है, प्लाज्मॉन, या यू कैन से साइटोप्लाज्मिक जीन का इनहेरिटेंस होता है। साइटोप्लाज्मिक जीन को प्लाज्मॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मॉन कहते हैं। तो ये है, ये पूरी कहानी है, ये चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि चलिए ठीक है,
और इसीलिए ना मैं अब जब आपको पिडिग्री पढ़ाऊंगी तो मैं एक बार बता भी दूं ऐसे पिडिग्री कैसे सॉल्व होते हैं। इसीलिए हम अभी बता दे रहे हैं, छोटी सी कहानी है। जब मैं आपको पिडिग्री अच्छा पिडिग्री में आप सबको पता होगा कि हम फीमेल को ऐसे सर्कल से डिनोट करते हैं, मेल को ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। मेल और फीमेल की शादी हुई, इनके बच्चे हुए, ठीक, इनके बच्चे हुए ऐसे, ओके, ऐसे ये पहली जनरेशन शो करते हैं हम लोग। फिर इनकी शादी हुई किसी से, तो मान लीजिए इनकी जो बेटी है उनका किसी दूसरे लड़के से शादी हुई, फिर इनके बच्चे हुए, है ना, ऐसे करके। ओके, मान लीजिए ये बेटा है। अभी मैं कुछ बताने वाली हूँ, पता नहीं आप लोग पिडिग्री वगैरह पढ़े हो कि नहीं, फिर भी मैं आपको पिडिग्री का मास्टर बना दूंगी अगर मेरे पास टाइम मिला तो। और इन्होंने अपनी शादी करी किसी से, तो फिर इनके भी बच्चे हुए। अब आप कहोगे कि मैम शादी ये लोग कर रहे हैं, बच्चे आप क्यों करवा रहे हो? रुको देखते हैं ना, बताते हैं इसका मतलब। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपको इस तरीके का पिडिग्री दिया है, जरा ध्यान से देखिए, फीमेल डिजीज है ऐसे करके, कि फीमेल के अंदर कोई ऐसे डिजीज है। डिजीज को हम लोग बोल्ड से शो करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, डिजीज को हम लोग बोल्ड से शो करते हैं। या चाहे देखिए ऐसे, पिडिग्री का मतलब ये होता है कि देखिए मेल को कैसे, मेल को ऐसे, फीमेल को ऐसे। अगर ये सर्कल मतलब ये खाली है, होलो है, तो मतलब ये नॉर्मल है। अगर इनके बीच में ऐसे डॉट 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 दिया है मतलब डिजीज है, ठीक है, डॉट 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 दिया है डिजीज है, मतलब डॉट मतलब इस लाइन दी है, या तो फिर आपको एकदम बोल्ड दिखा दिया तो भी डिजीज है, मतलब इनको डिजीज है। अच्छा, ऐसे इनका क्या शो करते हैं, मेटिंग, और फिर इनकी ये जनरेशन शो किया जाता है ऐसे करके, इनके जनरेशन। और क्या शो होता है, अच्छा कभी आपको ऐसे दिया, ऐसे दे दिया, अगर ऐसे ऐसे करके ऐसे दे दिया तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है। अच्छा कभी आपको ऐसे दे दिया, एक मेल और दो फीमेल के बीच में ऐसे दो लाइन दे दिया, और ये क्वेश्चन बहुत तेजी से पूछा जाता है, ठीक है, बात समझिए, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंजीनियस मेटिंग। कॉन्सेंजीनियस मेटिंग। अब आप तो कभी सुने नहीं हो, ये फॉरेन टर्मिनोलॉजी लग रही होगी आपको। बताया तो है, कॉन्सेंजीनियस मेटिंग का मतलब मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। अगर आपस में ही बहुत क्लोज रिलेटिव्स के बीच में ही शादी करा दी जाए तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेंजीनियस मेटिंग। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कारण बनता है ये, किसका कारण बनता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। तो ऐसे लाइन दे दिया तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेंजीनियस मेटिंग। बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको बाद में। अच्छा तो फिर अभी देखिए क्या है, अभी ये है कि आपको ऐसे दे दिया कि बताओ ये है, जैसे ही फीमेल है यहाँ पे तो सब में ऐसे ऐसे सबके सब डिजीज निकले, सबके सब डिजीज निकले, मतलब मैं इस कलर से ही बना दूं ना, हाँ, सब में डिजीज आ गया ऐसे, ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है, इसको भी डिजीज है। पापा नॉर्मल है, मदर डिजीज है, ठीक, ये मेल होता है, ये फीमेल, तो फीमेल में डिजीज है तो इनके सारे बच्चों में डिजीज आया, ओके। लेकिन जब इसने इनके बेटे ने किसी दूसरी लड़की से शादी किया तो इसके पास तो डिजीज है, लेकिन 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 ये सब नॉर्मल रहे, इनमें डिजीज नहीं आया, इनके बच्चों में डिजीज नहीं आया, ठीक। अब आपका दिमाग थोड़ा सा घूमेगा, देखिएगा इसको, इनकी बेटी डिजीज है, इनकी बेटी डिजीज है, लेकिन किसी नॉर्मल लड़के से शादी किया इसने, तो फिर इनके सारे बच्चे डिजीज हो गए। कुछ समझ आ रहा है क्या, कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या ये बात? ये पूछ दिया, बताइए ये किस तरीके की पिडिग्री है। पिडिग्री में आपको ऑप्शन देता है, पहला कहता है बताइए एक्सलिंग डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कि ऑटोसोमल रेसेसिव है, कि एक्स लिंक रेसेसिव है, कि आपको दे दिया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ना दे के आपको दे दिया मैटरनल इनहेरिटेंस है, मैटरनल इनहेरिटेंस ना दे के आपको दे दिया माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, या फिर प्लास्टिड इनहेरिटेंस है, या फिर आपको दे दिया नॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है। बड़े नामों से दे सकता है इसको आप, ठीक, ऐसे करके। तो आप कहोगे ऑब्वियसली जो ये डिजीज है ना उसका जीन साइटोप्लाज्म में है, किसी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में ये जीन है। तब जब ये मदर और फादर के बीच फर्टिलाइजेशन हुआ इनके गैमेट के बीच में, तो हम कहेंगे कि क्योंकि वो किस में है, साइटोसॉल में है, तो सारे बच्चों में जाएगा, वो सारे बच्चों में आया ना। देखिए मदर के क्योंकि उसका जीन कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है या कहीं पे भी है, साइटोप्लाज्म में है, तो सारे बच्चे बीमार हो गए, और सारे बच्चों के साइटोसॉल में आया ये जीन, साइटोप्लाज्म में आया। अब ये मेल है, मेल बीमार तो है लेकिन जीन इसके साइटोप्लाज्म में है ना, और जब ये इससे शादी करेगा, इससे फर्टिलाइजेशन करेगा, तो ये तो अपना न्यूक्लियस देगा, इसका न्यूक्लियस तो नॉर्मल है, इसका न्यूक्लियस तो नॉर्मल है ना,
तो कहाँ से डिजीज आएगा? किसी में डिजीज नहीं आएगा, क्योंकि मेल तो फर्टिलाइजेशन के दौरान अपना न्यूक्लियस ही डोनेट करता है, लेकिन जीन तो इसके साइटोप्लाज्म में है। एम आई क्लियर विद दिस? ये बच्ची, ये इनकी बेटी, अगर ये किसी नॉर्मल मेल से शादी करती हैं तो क्या होता है? जीन इनके साइटोप्लाज्म में है, मेल ने अपना स्पर्म दिया, मेल नॉर्मल है, तब भी जीन तो साइटोप्लाज्म में है, तो ये एग जो बनेगा उसके साइटोप्लाज्म में जीन होगा और सारे बच्चों में जाएगा, तो सारे बच्चे बीमार हैं। तो इस तरीके के इनहेरिटेंस को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, नॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस, वॉट एवर यू कैन से। ठीक है, ये है सारी चीजें। ओके, एम आई क्लियर विद दिस? तो ये है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब इसके एग्जाम्पल्स मैं एक तरफ से लिख रही हूँ, इसके एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ मैं। देखो इसके जितने एग्जाम्पल लिख रही हूँ ना, सब आपको अभी नोट कर लेना है। एग्जाम्पल्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। पहला एग्जाम्पल लिख लेना, प्लास्टिड कलर, प्लास्टिड इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड इनहेरिटेंस क्वेश्चन पूछा जाता है इन 4 o'clock प्लांट। देखिए 4 o'clock प्लांट के बारे में मैंने बताया था, मिराबिलिस जलापा, वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लेकिन वहां पे फ्लावर कलर था, यहाँ पे प्लास्टिड इनहेरिटेंस है। अब आपसे पूछ दिया भाई प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन 4 o'clock प्लांट, दे दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। आपने कहा अरे ये तो 4 o'clock प्लांट पूछ दिया, ये तो इनकम्प्लीट। नहीं नहीं नहीं, फ्लावर कलर पूछेगा, फ्लावर कलर पूछेगा तब वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। प्लास्टिड इनहेरिटेंस पूछ दिया तब वो क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक, 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलापा या गुलेबांस कहते हैं। और इसकी भी डिस्कवरी कार्ल कोरेंस ने ही की थी। कार्ल को देखिए, एक पौधा पकड़ लेते थे ना ये लोग, या फिर एक एनिमल पकड़ लेते थे, उसकी जिंदगी ले लेते थे, है ना। साइंटिस्ट का काम ही यही था, किसी एक को पकड़ा तो फिर तो उसके सारे के सारे डाइसेक्शंस होने ही हैं, हर एक पार्ट के तो बहुत सारी चीजें उसी में खोज लेते थे वो लोग। तो इन्होंने 4 o'clock प्लांट को ही पकड़ा और लोग फिर बहुत सारी डिस्कवरी कर दी। और सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कार्ल कोरेंस इन 4 o'clock प्लांट। ये लाइन लिख लीजिएगा, मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कार्ल कोरेंस इन 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट। और साइटोप्लाज्मिक यू कैन से इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरेंस इन 4 o'clock प्लांट। बट वहां पे फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस था, यहाँ पे प्लास्टिड इनहेरिटेंस है, प्लीज माइंड इट। ओके, अब ये देखिए, कार्ल कोरेंस उन 3 साइंटिस्ट में से एक थे जो मेंडल के लॉ की रिडिस्कवरी, अभी हम लोग वो भी पढ़ेंगे, कैसे इनके लॉ की रिडिस्कवरी हुई, कैसे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस आया, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, ये कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस, कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम ऑरेलिया। किसमें? पैरामीशियम। इसको सोनेबर्न एक साइंटिस्ट है, सब पढ़ाऊंगी मैं अभी, सबके सब बताऊंगी अभी। ठीक, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इसका साइंटिस्ट नहीं पता मुझे। 4 क्या है? मेज स्टर्लिटी, मेल स्टर्लिटी इन मेज। ये क्वेश्चन बहुत तेजी से पूछा जाता है, लिख लीजिएगा, मेल स्टर्लिटी इन मेज। ठीक है, देखिए क्योंकि आपको इस लेवल पे, अब हमने देखा है जो आपके एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लेवल पे आपसे एग्जाम्पल ही पूछ सकता है, रेशियो पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये सब चीजें मैं एग्जाम्पल इसलिए एक जगह लिखा देती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। 5वां है शेल क्वाइलिंग इन, शेल क्वाइलिंग इन ये पाइला, या आप ऐसे कर सकते हो, शेल क्वाइलिंग इन लिम्निया, लिम्निया, लिम्निया पेरेग्रा। पाइला, पाइला की एक स्पीसीज है, पाइला देखियो ना आप, पाइला, उसका शेल मतलब उसका जो घोंघा का शेल होता है, उसमें क्वाइलिंग, क्वाइलिंग मतलब आप टॉप से देखोगे तो ये राइट हैंडेड क्वाइलिंग है कि लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग है, तो ऐसे ये भी यही होता है। ठीक, तो कितने कितने हो गए? एक तो प्लास्टिड इनहेरिटेंस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर हो गया, मेल स्टर्लिटी इन मेज हो गया, शेल क्वाइलिंग इन लिम्निया पेरेग्रा।
इतने सारे एग्जाम्पल हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के। वन बाय वन डिस्कस करें, वन बाय वन डिस्कस करें। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा देखना है, स्पीड बढ़ा के देखो, कैसे भी देख लो, देखना है। और मेंस वालों के लिए तो मैंने ऑलरेडी ये करा रखा है, आप फाइल में जाके देख सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये सारा एक लेक्चर ही पूरा मैंने जहाँ पे मैंने जेनेटिक्स का मॉडल पेपर कराया है वहीं पे है, ठीक, सबसे आखिरी लेक्चर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन 4 o'clock प्लांट। थोड़ा आपको समझ आना चाहिए ना कि कैसे हुआ है ये। आप प्लीज ये लाइन जरूर लिख लीजिएगा कि मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कार्ल कोरेंस इन 4 o'clock प्लांट, ठीक ठीक, ड्यूरिंग मतलब इन प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन 4 o'clock प्लांट। अब इन्होंने क्या देखा कि जो 4 o'clock प्लांट है ना, उनमें उनका जो पौधा देखा इन्होंने, तो उस पौधे में इनको 3 तरीके की ब्रांचेस दिखी। एक ग्रीन ब्रांच थे, 3 तरीके की 3 डिफरेंट ब्रांचेस दिखा उन्होंने, एक पौधे में ही उनको 3 डिफरेंट ब्रांचेस दिखे, ठीक। एक ग्रीन ब्रांच मतलब ग्रीन पत्तियों के, ग्रीन ब्रांच कह लें कि मतलब जहां पे ग्रीन पत्तियां वगैरह हैं। दूसरा इनको दिखा, प्लीज इंटरेस्टिंग है, बस ध्यान से समझिए आप लोग। दूसरा इनको देखा येलो मतलब लाइट येलो ब्रांच, लाइट येलो ब्रांच दिखा इनको, लाइट येलो ब्रांच दिखा। और तीसरा एक ब्रांच दिखा वेरीगेटेड ब्रांच। वेरीगेटेड ब्रांच का मतलब सब कॉम्बिनेशन था, सब कॉम्बिनेशन, ग्रीन भी है उसमें कुछ वाइट मतलब येलो भी है, ऐसे करके। बाद में इन्होंने पाया, एक्चुअली अभी हमें पता है कि जो ग्रीन ब्रांच था वो ग्रीन इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जो प्लास्टिड था, प्लास्टिड में 3 पार्ट होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट था, क्या था, क्लोरोप्लास्ट था, इसलिए वो ग्रीन था, उनकी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट था। जो लाइट येलो हैं, थोड़ा सा एकदम फेड हो चुके हैं, वहां पे प्लास्टिड उन्होंने पाया कि ल्यूकोप्लास्ट है। कैसा है, ल्यूकोप्लास्ट। और जो वेरीगेटेड है, यहाँ पे इन्होंने देखा कॉम्बिनेशन है, क्लोरोप्लास्ट भी है, ल्यूकोप्लास्ट भी है, ऐसे करके क्लोरोप्लास्ट भी है और ल्यूकोप्लास्ट भी है, सब मिक्स है, ओके। और क्रोमोप्लास्ट भी है, क्या है, सारे के सारे हैं क्रोमोप्लास्ट भी, ओके। तो ये वेरीगेटेड हैं, तीनों टाइप के प्लास्टिड यहाँ देखने को मिले। अब इन्हें कुछ समझ आया तो इन्होंने क्या करा, अपना एक एक्सपेरिमेंट करा। देखिए इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करा, जरा ध्यान से देखना है। इनका एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, तो इनके एक्सपेरिमेंट क्या थे जरा देखिए प्लीज। पहले इन्होंने क्या लिया, एग, सॉरी, हाँ, इन्होंने कलेक्ट करा एग या फीमेल गैमीट कह लो आप, फीमेल गैमीट फ्रॉम ग्रीन ब्रांच। ग्रीन ब्रांच से फीमेल गैमीट लिया और उसका पॉलिनेशन कराया 3 तरीके से। क्या कराया, पॉलन ग्रेन फ्रॉम ग्रीन ब्रांच, देखिए। फिर दूसरे पॉलिनेशन में इन्होंने कराया पॉलन ग्रेन फ्रॉम लाइट येलो ब्रांच से पॉलन ग्रेन ले लिया। और तीसरे में इन्होंने क्या कराया, पॉलन ग्रेन कलेक्ट करा फ्रॉम वेरीगेटेड ब्रांच, ओके। एम आई क्लियर विद दिस, कुछ समझ आ रहा है आपको। देखिए अब इन्होंने क्या देखा कि जो नया कॉम्बिनेशन बना, जो जाइगोट बना, उसमें उसके बाद जो उनकी ब्रांचेस बनेंगी, उससे जो पौधा बना, उसमें ग्रीन ब्रांच ही बनी, उससे आगे चल के ग्रीन ब्रांच ही बने उससे, इसमें भी ग्रीन ब्रांच ही बने, यहां भी ग्रीन ब्रांच बने, और यहां पे सब टाइप के बने, वेरीगेटेड बने। अब आप कुछ समझ रहे हो, नहीं, यहां पे क्या बने, यहां पे भी ग्रीन ब्रांच बना, ग्रीन ब्रांच। सब देख रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम।
मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई हमने पॉलन कहीं से भी लो, क्योंकि ये इनहेरिटेंस तो मैटरनल है, प्लास्टिड है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म में है। पॉलन तो अपना बस न्यूक्लियस देने वाला है, तो साइटोप्लाज्म में जो प्लास्टिड है यहाँ पे कैसा प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन है, तो हर बच्चे में हर जनरेशन में ग्रीन वाला ही जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जो भी जनरेशन बनेंगे, वट एवर यू कैन से, वॉट एवर काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन, कुछ भी तरीके का पॉलन ग्रेन ले लो, लेकिन जो मेल गैमेट जो फीमेल गैमेट का के अंदर है वही आने वाला है बच्चों में, क्योंकि दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो इसने फीमेल गैमेट में के अंदर तो है तो क्लोरोप्लास्ट, और इन सब के अंदर तो कुछ भी हो, क्लोरो हो, क्रोमो हो, ल्यूको हो, लेकिन वो जाएगा कहाँ? वो तो नहीं जाएगा ना, वो तो केवल अपना जीन दे रहा है, न्यूक्लियस दे रहा है फर्टिलाइजेशन के दौरान। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर से ऐसे ही कुछ करा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देख लीजिए, बस हम 2 ही एक्सपेरिमेंट बताएंगे आपको। ये एक्सपेरिमेंट 1 था। फिर इन्होंने लिया फीमेल गैमेट, ऐसे मैं बना दे रही हूँ। फीमेल गैमेट लिया इन्होंने किससे? फीमेल गैमेट फ्रॉम वाइट ब्रांच, वाइट वाले ब्रांच से इन्होंने फीमेल गैमेट, मतलब आप समझो कि इसमें अब ल्यूकोप्लास्ट है। 3 तरीके का पॉलिनेशन कराया इन्होंने। पॉलन फ्रॉम ग्रीन, ठीक, pollen from येलो, लाइट येलो, येलो नहीं, और pollen from variegated। जो जनरेशन इनको मिली, कैसे मिलने वाला है ये जल्दी बताइए आप? बिल्कुल वाइट ब्रांच, या सॉरी वाइट नहीं होना चाहिए ना, या वाइट, येलो 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 येलो, लाइट येलो। कैसा मिलने वाला है? येलो मिलने वाला है ये ब्रांच, येलो येलो, लाइट येलो, ठीक, लाइट येलो, लाइट येलो और लाइट येलो। क्यों? क्योंकि इस फीमेल गैमेट के अंदर तो ल्यूकोप्लास्ट है, वही जाने वाला है बच्चों में, इनसे मतलब नहीं है। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि अगर वो पॉलन ले रहे हैं, फीमेल गैमेट ले रहे हैं वेरीगेटेड से, और पॉलन किसी से भी ले रहे हैं, तो हर जनरेशन में तीनों टाइप के मिल रहे हैं, तीनों टाइप के। क्यों? क्योंकि अगर वेरीगेटेड से फीमेल गैमेट लिया तो उसमें तीनों टाइप का प्लास्टिड होगा, तो सब में जाएगा, वो सारे बच्चों में तीनों टाइप का जाएगा, तो सारी ब्रांचेस मिलेंगी। तो इससे ये इन्होंने उनको कह लिया कि समथिंग, कुछ तो ऐसा है कि ये जो ये ब्रांचेस के कलर के लिए कुछ तो ऐसा है जो जिसके लिए मदर रिस्पॉन्सिबल है, मदर रिस्पॉन्सिबल है। तब यहाँ से इनको ये बात समझ में आई कि मदर रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स कि ये इनहेरिटेंस कौन सा है? मैटरनल, और ये प्लास्टिड का इनहेरिटेंस है। किसका इनहेरिटेंस है? प्लास्टिड का इनहेरिटेंस है। आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा अभी, ठीक है? तो ये रहा प्लास्टिड। दूसरा एग्जाम्पल क्या मैंने लिया हुआ है? कपा पार्टिकल इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम ऑरेलिया, इसको भी देख ले। चलिए देखिए सेकेंड इनहेरिटेंस क्या है। कपा पार्टिकल इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम ऑरेलिया। पैरामीशियम के बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, पैरामीशियम मल्टी न्यूक्लिएटम, पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम कॉर्डेटम, है ना? कॉर्डेटम क्यों कहते हैं इसको? पैरामीशियम कॉर्डेटम क्यों कहते हैं आप बताइएगा? चलिए मैं ही बता दे रही हूँ। एक बार ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? पैरामीशियम आप बनाते हो, ठीक है? तो यहाँ पे सीलिया, ऑल ओवर बॉडी सीलिया पाया जाता है, ऑल ओवर बॉडी सीलिया पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे टफ्ट ऑफ सीलिया होता है, एट द एंड टफ्ट ऑफ सीलिया होते हैं ना, आखिरी में। इसको स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं ना, पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल क्यूल, क्योंकि स्लीपर के जैसा इनका शेप होता है, इसलिए स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं। पैरामीशियम के बारे में आपको ये भी पता होगा कि इसमें बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होता है, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस में, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पैरामीशियम में कपा पार्टिकल, ये सभी अभी हम बताएंगे। क्यों? देखिए एट द एंड मतलब एकदम हम कहते हैं बॉडी के आखिरी पोर्शन पे टफ्ट ऑफ सीलिया होते हैं, इसलिए इसको कॉर्डेटम कहते हैं। कॉर्डेटम, कॉर्डेटम का मतलब है कॉडा, कॉडा का मतलब टेल, टेल का मतलब आखिरी पोर्शन, आखिरी पोर्शन पे क्या है? टफ्ट ऑफ सीलिया होता है, इसलिए इसको पैरामीशियम कॉर्डेटम कहते हैं। तो हम लोग पैरामीशियम ऑरेलिया पढ़ लें। सोनेबर्न ने इसकी डिस्कवरी की। सोनेबर्न साइंटिस्ट ने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया था।
इन्होंने देखा क्या कि पैरामीसियम आरेलिया की 2 स्पीसीज है, 2 टाइप के यहाँ पे स्ट्रेन्स हैं, स्ट्रेन्स नॉट द स्पीसीज, यू कैन से स्ट्रेन्स हैं। एक है किलर स्ट्रेन, जरा ध्यान से समझना इस बात को, किलर स्ट्रेन्स, और दूसरा है सेंसिटिव स्ट्रेन। क्या है, नाम पढ़ा भी होगा आप लोगों ने सेंसिटिव और किलर स्ट्रेन के बारे में। जहाँ पे किलर स्ट्रेन होता है उसके आसपास भी नहीं मिलते ये सेंसिटिव स्ट्रेन। क्यों? क्योंकि जो किलर स्ट्रेन है ना, ये किलर स्ट्रेन के अंदर, अब मैं डायग्राम तो बहुत अच्छा नहीं बनाऊंगी, बस ऐसे ही, इसके न्यूक्लियस में कप्पा जीन होता है। क्या होता है? कप्पा जीन। मतलब किलर स्ट्रेन बनने के लिए इसके न्यूक्लियस में कप्पा जीन और इसके साइटोप्लाज्म में कप्पा प्रोटीन्स होनी चाहिए, तब जाके ये किलर। देखिए न्यूक्लियस में कप्पा जीन, तो हम कहते हैं 2 चीज होनी चाहिए किलर स्ट्रेन के लिए। कप्पा जीन कहाँ होता है? इन न्यूक्लियस। और कप्पा प्रोटीन कहाँ होता है? इन साइटोसॉल। और कप्पा प्रोटीन को हम कहते हैं, कप्पा प्रोटीन जो इसकी वजह से जो प्रोटीन बना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पैरामीसिन। ये एक टॉक्सिन होता है, ये एक टॉक्सिन है, और ये कहाँ होता है? इन साइटोसॉल। और ये इसके बारे में देख लें, सेंसिटिव स्ट्रेन के बारे में देख लें जरा। सेंसिटिव स्ट्रेन ये कुछ ऐसे है, इसके न्यूक्लियस में देयर इज नो कप्पा जीन, इसके न्यूक्लियस में कप्पा जीन नहीं होता, तो नो प्रोटीन। भाई न्यूक्लियस में जीन नहीं है तो प्रोटीन कहाँ से बनेगा? साइटोसॉल में। तो ये कौन सा स्ट्रेन है? ये सेंसिटिव स्ट्रेन है। और अगर ये किलर स्ट्रेन के पास ये सेंसिटिव स्ट्रेन रहता है तो किलर स्ट्रेन पैरामीसिन टॉक्सिन सिक्रीट करता है और ये इसको किल कर देता है। किसको? सेंसिटिव स्ट्रेन को किल कर देता है। तो ये तो कभी दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, बिकॉज किलर स्ट्रेन इज गोइंग टू रिलीज अ टॉक्सिन दैट इज कॉल्ड एज पैरामीसिन विच कॉजेज डेथ ऑफ द सेंसिटिव स्ट्रेन। ओके, इतनी बात सबको समझ आ रही है? अब क्या हुआ, सोनबर्न ने एक एक्सपेरिमेंट कराया, एक एक्सपेरिमेंट कराया उन्होंने कहा हाँ, इन्होंने क्या कराया देखते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक्सपेरिमेंट इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट ऑफ सोनेबर्न। क्या क्या एक्सपेरिमेंट था इनका देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में इन्होंने दोनों के बीच एक किलर स्ट्रेन लिया और एक सेंसिटिव स्ट्रेन लिया लेबोरेटरी के अंदर। लेबोरेटरी के अंदर ही वो करा सकते हैं, दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन कराना शुरू किया। और लेबोरेटरी के अंदर इसलिए ताकि वो तो भाई नेचुरल कंडीशन में तो हो नहीं सकता ना, वो तो ऐसे ही मार देगा उसको जहां भी रहेगा। तो इन्होंने दोनों को लिया साथ में, और ये रहा किलर स्ट्रेन। अब मैं देखिए ऐसे बहुत अच्छा सा डायग्राम नहीं बनाऊंगी, बस ऐसे मैं चलिए बना देते हैं। ये किलर स्ट्रेन है और ये है सेंसिटिव स्ट्रेन। मैं ऐसे बना दे रही हूँ सर्कल में, ये किलर स्ट्रेन है और ये सेंसिटिव स्ट्रेन है। दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन कराया। क्या कराया? कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन आप जानते हैं, कॉन्जुगेशन पहला कंडीशन में कॉन्जुगेशन पैरामीसियम कॉन्जुगेशन करते हैं। कॉन्जुगेशन फॉर लेस देन 3 मिनट, 3 मिनट से कम टाइम के लिए दोनों को साथ में रखा। एक्चुअली कैसे मारता है भाई ये किलर, ये मैं लिख दूं, ये किलर है और ये सेंसिटिव है। प्लीज दोनों आप साथ में लिख लीजिएगा या पूरा लिख लीजिए, ये किलर है ये सेंसिटिव है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि किलर के पास कौन सा जीन है? के है, और न्यूक्लियस में अरे इसके साइटोसॉल में कप्पा पार्टिकल भी है ना, मतलब पैरामीसिन। और कप्पा पार्टिकल वही कहते हैं, कप्पा पार्टिकल या कप्पा प्रोटीन कह लो, ठीक, कप्पा प्रोटीन पैरामीसिन, ठीक। और बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके पास न्यूक्लियस में कुछ नहीं है, ना ही इसके पास कप्पा प्रोटीन है। तो इसने क्या करा, 3 मिनट, लेस देन 3 मिनट के लिए जब ये कॉन्जुगेशन कराएंगे तो कॉन्जुगेशन में, पहले कॉन्जुगेशन में न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है, न्यूक्लियस के जीन ट्रांसफर होते हैं, फिर साइटोसॉल ट्रांसफर होता है। तो पहले क्या हुआ कि इसके पास ओनली न्यूक्लियर जीन ट्रांसफर, केवल यहाँ पे साइटोसॉल नहीं ट्रांसफर, क्योंकि 3 ही मिनट से कम कराया। तो क्या हुआ, जब न्यूक्लियर जीन ट्रांसफर हुआ तो यहाँ से ऐसे ऐसे कॉन्जुगेशन हो रहा है, जस्ट इमेजिन यहाँ से ऐसे कॉन्जुगेशन हो तो एक जीन इसमें आ गया, एक जीन इसमें आ गया, ठीक, ऐसे न्यूक्लियस का ट्रांसफर हो गया। लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं, तुरंत हटा दिया इन दोनों को,
इसमें से अभी साइटोप्लाज्म ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो हम कहेंगे कि जब ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो ये दोनों अलग हो गए, इनको अलग कर दिया, तो ये तो अभी इसके पास एक कप ये है सेंस, ये किलर वाला है ना, थोड़ा बोर नहीं होना ना, मैं आपके लिए कर रही हूँ ये, और ये इसके पास ये तो आ गया, लेकिन दिस इज स्टिल सेंसिटिव। इसने कहा कि ये अभी भी सेंसिटिव है, ये तो किलर है, ये तो किलर है, लेकिन दिस इज स्टिल सेंसिटिव क्योंकि इसको किलर बनने के लिए ना इसके साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल होना चाहिए। अभी भी इन्होंने देखा कि ये स्टिल सेंसिटिव है। अभी नहीं समझ आ रहा है ना, अभी आएगा, देखिए, पर जरा ध्यान से देखिए इसको। सेकेंड कंडीशन में इन्होंने क्या कराया, कॉन्जुगेशन कराया, कॉन्जुगेशन फॉर मोर देन 3 मिनट, मोर देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से ज्यादा कॉन्जुगेशन कराया। तब इन्होंने देखा कि क्या हुआ, कि ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ कप्पा जीन एज वेल एज कप्पा पार्टिकल, मतलब न्यूक्लियर कॉन्जुगेशन भी हुआ और साइटोसॉल। तो अब जो दोनों स्ट्रेन बने, इसके पास भी के है और इसके पास भी के, तो आ गया, 3 मिनट से ज्यादा हुआ, और इसके पास भी क्या है, कप्पा प्रोटीन है या कप्पा पार्टिकल, इसके पास भी। तो अब हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे एक किलर लेके चले थे और एक सेंसिटिव लेके चले थे, लेकिन हमें पैदा हुआ क्या, दोनों किलर। अरे कैसे, क्योंकि किलर बनने के लिए न्यूक्लियस में कप्पा पार्टिकल तो होना है, कप्पा जीन होना चाहिए, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल भी होना चाहिए। तो कप्पा पार्टिकल का इनहेरिटेंस एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। जब तक साइटोप्लाज्म में नहीं रहेगा वो जीन ना, तब तक वो किलर स्ट्रेन नहीं बन सकता। तो 3 मिनट से ज्यादा जब कॉन्जुगेशन कराया तो साइटोप्लाज्म का भी कॉन्जुगेशन हो गया, तो साइटोप्लाज्म में भी कप्पा पार्टिकल चला गया, तब जाके ये सेंसिटिव वाला भी किलर हो गया। तो ये कैसा इनहेरिटेंस है बताओ आप, ये इनहेरिटेंस है, आप कह सकते हो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? चलिए देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड हमने क्या कहा था, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला। देखिए ड्रोसोफिला में ऐसा देखा गया ना कि कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें ड्रोसोफिला के अगर साइटोसॉल में, जरा ध्यान से देखिएगा, एक सिग्मा जीन होता है, सिग्मा जीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी। ठीक, ऐसा देखा गया कि अगर एक फीमेल ड्रोसोफिला है, मान लीजिए ये फीमेल ड्रोसोफिला है और ये मेल ड्रोसोफिला है, मेल ड्रोसोफिला, फीमेल के साइटोसॉल में, ये मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है, इसके साइटोसॉल में सिग्मा जीन है, ये कौन सा जीन है, सिग्मा जीन, और मेल के साइटोसॉल में नो सिग्मा जीन है, नो जीन है। तो जब इनके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, जब देखा गया कि इनके जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुए ऑल आर सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, सब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव पैदा हुए। क्यों? क्योंकि फीमेल के साइटोसॉल में सिग्मा जीन है, ठीक है, मेल में नहीं है कोई फर्क नहीं, फीमेल में है तो सारे बच्चों में जाएगा। लेकिन अगर ये रेसिप्रोकल क्रॉस करा दो, आप केस सेकंड करा दो, कि अब कुछ एक बार ऐसा देखा गया कि अगर ये मान लीजिए कि फीमेल है, ये कौन है, फीमेल ड्रोसोफिला है, नो सिग्मा जीन, अगर फीमेल में सिग्मा जीन नहीं है, ठीक, और उसका क्रॉस ऐसे मेल से करा दो जिसके पास सिग्मा जीन है, सिग्मा जीन है, मेल ड्रोसोफिला, तो देखा गया कि जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे बने, ऑल ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉट सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों भाई? क्योंकि मेल के साइटोप्लाज्म में है, ये किस में है,
मेल के साइटोप्लाज्म में है, तो मेल तो अपना बस न्यूक्लियस देगा, तो जब ये फीमेल से फर्टिलाइजेशन करेगा तो केवल न्यूक्लियस जाएगा, ये जीन जा ही नहीं पाएगा, तो कोई भी बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव नहीं हो पाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको शेल क्वाइलिंग के बारे में भी बता दूं, आखिरी एग्जाम्पल, आखिरी आज के सेशन का ये आखिरी एग्जाम्पल है, लास्ट है, थोड़ा ये आपको कंफ्यूज करेगा। सेल क्वाइलिंग इन लिमनिया पेरेग्रा, लिमनिया पेरेग्रा में सेल क्वाइलिंग। देखिए, ऐसा देखा गया कि जो लिमनिया पेरेग्रा है, यहाँ पे शेल क्वाइलिंग दो तरीके का होता है, एक सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग, सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग, और एक डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग। सिनिस्ट्रल और डेक्स्ट्रल का मतलब डेक्स्ट्रल का मतलब एक्स रहेगा, डेक्स्ट्रल का मतलब राइट हैंडेड क्वाइलिंग, या क्लॉकवाइज कह दो, ठीक, और सिनिस्ट्रल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज कह सकते हो आप इसको, या लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग। ठीक, ऐसा देखा गया कि जो शेल होते हैं, सेल मतलब जो पाइला या लिमनिया पेरेग्रा है, उनमें सेल क्वाइलिंग के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल, उनके न्यूक्लियस के अंदर एक जीन होता है जिसको हम डी कहते हैं, डी जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर शेल क्वाइलिंग। अब ऐसा देखा गया कि अगर कैपिटल डी है या कैपिटल डी स्मॉल डी, तब तो ये राइट हैंडेड क्वाइलिंग होगी। कैसी होगी? राइट, मतलब डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग हो। और अगर ये वाला जीनोटाइप है, तब ये लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग होगी। एम आई क्लियर विद दिस? कुछ समझ रहे हो आप? ओके, लेकिन एक साथ ही साथ एक और क्राइटेरिया है यहाँ पे कि इस क्राइटेरिया के लिए, अच्छा मैं ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा आपको समझना है, ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक स्पीसीज है, उसके अंदर ये है कैपिटल डी है, तो इसके साइटोप्लाज्म में भी ये डेक्स्ट्रल प्रोटीन होनी चाहिए, कुछ प्रोटीन हो, और न्यूक्लियस में ये जीन हो। दूसरा कंडीशन ये वाले भी हो सकता है कि ये हो, अगर ये डोमिनेंट जीन है तो ये कुछ प्रोटीन भी बनाएगा ना साइटोसॉल में, तो दोनों डोमिनेंट है, तो यहाँ पे भी प्रोटीन हो साइटोसॉल में और न्यूक्लियस में ये जीन हो, तो इन दोनों कंडीशन में कैसी क्वाइलिंग होगी? डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग होगी। कैसी क्वाइलिंग होगी? डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग होगी। कैसी क्वाइलिंग? डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग। सही तो है, डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग होगी। लेकिन अगर कोई एक ऐसा है कि जिसके अंदर ये वाला कंडीशन है, ठीक, और प्रोटीन भी नहीं है, तो हम यहाँ पे कहेंगे अगर ये वाला जीनोटाइप है तो प्रोटीन तो वो बना नहीं पाएगा क्योंकि ये रेसेसिव है, तो हम कहेंगे ये सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग होगा। कैसा होगा? सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग। अब बात समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूं? देखिए, अब यहां पे ऐसा देखा गया कि एक डेक्स्ट्रल मेल का सिनिस्ट्रल फीमेल से क्रॉस करा दो भाई। डेक्स्ट्रल मेल मतलब सपोज करिए कि ये वाला, ठीक, सिनिस्ट्रल फीमेल का मतलब ये वाला, क्रॉस कराओ आप, क्या हुआ? अरे यहां पे जो भी आए ना, जो भी आए, आप कहोगे कि ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, और आप कहोगे ये तो डेक्स्ट्रल है, आप कहोगे ना ये तो डेक्स्ट्रल है, लेकिन ये जो बच्चा पैदा होता है वो सिनिस्ट्रल है। गुस्सा तो नहीं रहे हो ना आप लोग? ये सिनिस्ट्रल है। क्यों? जस्ट इमेजिन क्या है रीजन इसका। अब इसका रीजन ये है भाई कि देखो, ये जो डेक्स्ट्रल मेल है, तो मेल में डी होगा और उसमें ये प्रोटीन भी होगी, तब ये डेक्स्ट्रल है। फीमेल में स्मॉल डी है लेकिन प्रोटीन ही नहीं है। जब इसने क्रॉस करा तो इसके अंदर क्या आया होगा? मेल का तो बस ये आएगा ना, ये वाला डी आएगा, यहां से एक डी आएगा, बस न्यूक्लियस आएगा। फीमेल का ये वाला डी आएगा प्लस फीमेल का साइटोसॉल, तो ये हम कहेंगे फीमेल का साइटोसॉल तो रहेगा,
कंडीशन ये होगी, लेकिन इसमें साइटोसॉल, फीमेल के साइटोसॉल में प्रोटीन तो है ही नहीं, तो जीनोटाइप तो हमारा डी दिख रहा है। हम तो कहेंगे कि भाई जीनोटाइप तो हमारा डी दिख रहा है, लेकिन है तो ये सिनिस्ट्रल, मतलब इसमें सेल कॉइलिंग कैसी होगी, लेफ्ट हैंडेड होगी। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाला इनहेरिटेंस ना प्री डिटरमाइंड है, पहले से डिटरमाइंड है। बस मेल फीमेल को देख लिया, हमने बता दिया कि आगे कौन सी कॉइन। हियर जीनोटाइप इज नॉट इंपॉर्टेंट, हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू कैन से फीमेल, फीमेल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हमें जीनोटाइप मतलब हमें इंपॉर्टेंट साइटोसॉल है, कि जो बच्चा बन रहा है उसके साइटोसॉल इंपॉर्टेंट है। हियर जीनोटाइप इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर हम जीनोटाइप देखेंगे तब तो कहेंगे अरे ये तो डेक्स्ट्रल है, बट यहाँ पे साइटोसॉल इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर? लेकिन यही ऑन द अदर हैंड अगर हम ये क्रॉस उल्टा करा दें, डेक्स्ट्रल फीमेल ले लें, सिनिस्ट्रल मेल ले लें, मतलब सिनिस्ट्रल मेल का मतलब मेल में लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है फीमेल, तो हम कहते हैं कि फीमेल में ये डेक्स्ट्रल है, तो मान लीजिए ये है, तो इसमें प्रोटीन भी होगी ना इसके साइटोसॉल। मेल में ये है, तो मेल से हमें मतलब क्या है, साइटोसॉल तो फीमेल का आना है, तो जो बच्चा बनेगा उसमें कैपिटल डी स्मॉल डी तो आएगा और प्रोटीन भी होगी। तो अब यही जीनोटाइप इस वक्त यहाँ पे डेक्स्ट्रल हो जाएगा। ये वाला जो बच्चा बनेगा उसकी सेल, मतलब उसका जो घोंगे का क्वाइलिंग होगी शेल की, वो राइट हैंडेड होगी। आप देख रहे हो, कुछ समझ आ रहा है ना? मतलब हम यहाँ पे हम जो कहेंगे कि ये कैरेक्टर प्री डिटरमाइंड है, इसको हमें यहाँ ऊपर से देखना पड़ेगा कि जीनोटाइप देख के तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें, चलिए बाकी इसको हम और डिटेल नहीं लेके जाएंगे। आज का मेरा लेक्चर मैं यहीं बंद कर रही हूँ, बाकी शाम में हम लोग सेल का पढ़ने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फंजाई का अपलोड हो जाएगा आज शाम तक, तो कल तक आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा, तो कल हम लोग फंजाई का भी करेंगे, ठीक, ओके, चलिए ठीक है।